Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel where we cover daily current affairs for you. This is your mentor आरजू कक्कर और इस सेशन में आज कुछ नया करते हैं जिसमें हम डेली जो करंट अफेयर्स करते हैं वो तो करेंगे ही सही एज़ यूजुअल, और जो कल मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आज से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की डिस्कशन भी किया करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल रहता है उसकी डिस्कशन भी होगी। तो आज एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, उसको इन डेप्थ उसकी एनालिसिस करेंगे, क्या है वो उसको तो मैं आपको बताऊंगी ही सही। सो जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे चीज़ें जो हैं वो आपके लिए खुलती जाएंगी। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन। पहले एक बार जो कल हमने क्वेश्चंस का मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे उसको देख लेते हैं, उनके आंसर्स को देख लेते हैं, कैसे हम आंसर पे अप्रोच कर सकते थे। और फिर उसके बाद जो आज हम कवर करने वाले हैं मैं आपको एक इंडेक्स में बिफोर स्टार्टिंग बता दूंगी, ठीक है। तो इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू द पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो इसके अलावा पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स, व्हाट अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर अंडर द साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जिसको एलिमिनेट कर दो तो आप सीधा आंसर पे आ जाओगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर जो है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इट इज ऑल्सो अ बेनिफिट दैट इज कवर्ड अंडर द साइबर इंश्योरेंस। नो, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो, तो ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इफ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड तो सेकेंड ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो एंड यू सिंपली कम टू द आंसर दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। कभी कभार हमें बाकी तीनों में कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता, जैसे कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिस्टरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। Cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in case of cyber extortion, ये भी included है। Cost of defense in the court of law if any third party files a suit, तो ये भी included है। So every other point is included, second included नहीं था। इसका मतलब अगर सिर्फ एक चीज़ भी मालूम हो और आप उसको एलिमिनेट कर पाओ तो उससे भी यू कैन अप्रोच दी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब यहाँ पर पहला सवाल तीन स्टेटमेंट्स हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। 2018 में ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट्स पे फोकस करना, किस तरीके से स्टेटमेंट्स आती है, मतलब किसी एक्ट के अंदर जो जो प्रोविजंस है ना वो आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन का एनालिसिस ये कहता है, एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the State Council of Teacher Education concerned. ऐसा है या ऐसा नहीं है, अभी सोचते हैं। As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council for Teacher Education guidelines. Second statement, in India, more than 90% of the teacher education institutions are directly under the state government. ऐसा नहीं है, जबकि more than 90% of the teacher education institutions are private. तो थर्ड तो एलिमिनेट ही कर सकते हो आप, राइट। तो सी और डी तो रहा ही नहीं आंसर में। आंसर क्या है, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट भी गलत है। मतलब ये है, under the act for teaching the primary classes, a candidate is required to pass the teacher eligibility test that is conducted in accordance with the Council of Teacher Education guidelines. बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हो, क्राइटेरिया की बात कर रहे हो, सो under the act in accordance with the provision of subsection 1 of a section 23, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि वहाँ पर certain minimum qualifications are laid down for a person to be eligible for the appointment as a teacher, right, in class 1st to class 7, class 8। तो यहाँ पर first statement जो है वो भी incorrect है and answer becomes second। सवाल ये आता है कि कल अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, कोई भी पॉलिसी आती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, उसके फीचर्स, उसके प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। ये है समझने की बात, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया
अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट 2020। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और सिंपल सा आंसर है कि नागार्जुना सागर श्रीशैलम, ऑप्शन सी। और इसके बारे में हमने कल के सेशन में ही कवर किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये कहाँ पर है, इंडिया में कौन सी स्टेट के अंदर है ये टाइगर रिजर्व, इन दी कमेंट सेक्शन। 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल एक ऐसी डेट जिसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। क्या है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कि 13 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था। एंड यस, तो ये आपसे बताना। अब फिर 14 अप्रैल को जब बैसाखी होती है हर साल, तो उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, उसको भी कवर करेंगे क्योंकि वो आज के एक टॉपिक से लिंक होता है, वो भी बताऊंगी। यही है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन की वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। वीट कैसी क्रॉप है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं, राइट। फिर रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये पता है कि रबी क्रॉप कब से कब तक होती है तो फिर आप सिग्निफिकेंस भी जानते होंगे। तो इसको मैं अभी इसी सेशन के टाइम पे कवर भी करूंगी। तो पेपर 1 और पेपर 3 दोनों से आप लिंक कर सकते हो क्योंकि हम यहाँ पर वीट क्रॉप के बारे में भी पढ़ेंगे साथ ही साथ। तो इन डिटेल इसकी कवरेज होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपके लिए स्टैटिक में भी है, सो मेक श्योर आप इसको कवर ज़रूर करें। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आज जानेंगे। न्यूज़ में रहा है तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना, इसका हेडक्वार्टर, व्हेन इट वाज फाउंडेड एंड एवरीथिंग एल्स, फंक्शंस, सब कुछ। Bishnoi community are protesting against the widespread killing of khijdi trees for setting up the solar power plants in Rajasthan। ये ट्रीज कैसे हैं और इस कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। तो पेपर 1 से भी लिंक हो सकता है, पेपर 3 से भी लिंक हो सकता है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के बारे में, ये पोर्टल अपने आप में पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हो, तो जीएस पेपर 3 से भी इसका कहीं एक रेफरेंस आप ले सकते हो। कमचाटका पेनिनसुला न्यूज़ में है, जीएस पेपर 1 से लिंक कर सकते हो इसको। अभी वॉल्केनो इरप्शन हुआ और मैंने ऑलरेडी आपके साथ वॉल्केनोज के केस में, जब एक वॉल्केनो रिसेंटली इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ था, माउंट मेरापी, उसके बारे में भी कवर किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको वॉल्केनोज के बारे में भी बताया था, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज भी बताए थे, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए वापस से रिवीजन हो जाएगी कि आज आप, अब हर बार होमवर्क ऐसा नहीं होगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ही मेंशन करनी है चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, कि अगर आपने मैप खोला है तो ये मुझे हर चीज़ आपको अपने मेंटर को दिखाने के लिए नहीं करनी होती है, राइट, कि आप कमेंट सेक्शन में दें। तो मैप प्रैक्टिस हो गई। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ना है, मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ, मैप प्रैक्टिस करनी है। फिर सेकंड थिंग, आपको आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ना है। थर्ड थिंग, आपको वॉल्केनोज के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से आपके ज्योग्राफी के 2 टॉपिक्स तो ऐसे ही कवर हो गए। ये है खुद से यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, और ये चीज़ें कवर कर लेना आज। फिर उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हिंदू के अंदर आया, उसको देखेंगे कि वो आर्टिकल क्या कहता है। एडिटोरियल है, कॉर्पोरेट पावर एंड इंडियन इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर ऑथर का क्या कहना है और ये पूरा आर्टिकल, एडिटोरियल किसकी तरफ रिवॉल्व कर रहा है, क्या लिंक है कॉर्पोरेट पावर का इंडियन इन्फ्लेशन के साथ, तो इसको समझेंगे, इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आपके पेपर 3 से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक अब आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल गई है कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सिंपली सेशन को शुरू करते हैं एंड हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट आर्टिकल। सो हियर इज योर फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में है ये। सो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अ 2-member डेलीगेशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट रिसेंटली विजिटेड कहाँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किस लिए? टू डेलिब्रेट ऑन emerging research areas for rice cultivation in Punjab and other parts of the world, right। तो यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में समझेंगे, ये इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे, राइट, एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर इट नाउ। जस्ट गिव मी अ मिनट। या इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, कैसे बना, तो एवरीथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट इट। सो पहली चीज़ अगर आप देख सकते हो, IRRI इज अ इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट research and educational institute. It was founded in 1960। तो 1960 में ये इंस्टीट्यूट आया with the support from
फिलिपीन गवर्नमेंट। अगर कल को आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपको पता होना चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ, राइट। तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड बन जाती हैं, राइट। तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें जो हैं इनकी समझ जो है वो होनी चाहिए। अब उसके बाद रही बात कि ये एक वर्ल्ड का प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू कैसे पॉवर्टी कम कर सकते हैं, कैसे हंगर कम कर सकते हैं, एंड माल न्यूट्रिशन थ्रू राइस साइंस. It aims to improve the health and welfare of those who depend on rice-based agri-food system. कैसे you can promote and protect the environment sustainability of rice farming. तो obviously rice research institute है तो चीज़ें उसी तरफ जो है वो tilted होंगी, right? And नेक्स्ट इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर है. इट हैज़ ऑफिसेज इन 17 राइस ग्रोइंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका. और साथ में ये इंस्टीट्यूट जो है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका बेसिकली कोलैबोरेटिव नेचर है. इट फॉर्म अलायंसेज विद द अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस होती हैं एंड विद द अदर गवर्नमेंट्स ऑल्सो, डेवलपमेंट विद द अदर गवर्नमेंट्स एंड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सिस्टम्स. बेसिकली जिनका कॉमन गोल है, आप उनके साथ कोलैबोरेट करते हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है. सो IRRI's वर्क इज सपोर्टेड बाय डाइवर्स नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर अलाइन टू दी कॉमन गोल्स. अब हमारे पास हम इतना राइस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही आएगा ना कि राइस कैसी क्रॉप है, क्या ये खरीफ क्रॉप है या क्या ये रबी क्रॉप है, पहला सवाल. फिर उसके बाद राइस ग्रो करने में टेम्परेचर, सॉयल, ये सब चीज़ें आती हैं. सबसे पहले तो आप ये जान लो, यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राइस एक खरीफ क्रॉप है. सो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती हैं दैट आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मॉनसून रेन्स एंड देयर हार्वेस्टिंग सीजन इज लाइक सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है, राइट. तो इट डिपेंड्स अपॉन रीजन टू रीजन ऑल्सो. अब रबी क्रॉप्स उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन जब मैं आपसे वीट की बात करूंगी तो डेफिनेटली हम रबी क्रॉप को साथ साथ कवर कर ही लेंगे. एंड वी ऑल नो दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंज्यूम राइस एवरी डे. वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश. राइस जब आप कल्टीवेट करते हो तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए विद एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सनशाइन भी एंड वाटर सप्लाई भी, राइट. 21 to 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 to 300 सेंटीमीटर. बाकी आज आपके लिए होमवर्क रहेगा कि किस तरीके की सॉयल रिक्वायर्ड रहती है, राइट, इरिगेशन. तो ये सब चीज़ें आज आप खुद से कवर करोगे. तो आपके लिए ना ज्योग्राफी जो है वो मेन रहने वाली है. बेसिकली आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के ये सेगमेंट को कवर करना है. राइस, वीट, अभी वीट भी आ जाएगा, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में. तो आप इसको लिंक कर सकते हो आई थिंक. तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम अब मैं आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर. People from Bishnoi community are protesting against the widespread felling of khejri trees from setting up solar power plants in Rajasthan. So the Bishnoi community is known for, सबको पता ही है कि they believe in protecting the environment. They can die doing it so, right? And they are inspired from a Bishnoi women, Amrita Devi, and she trying to protect a grove of khejri trees. She was not there. She was killed in 1730. तो यहाँ पर Bishnois जो हैं, they belong to a Hindu religious sect found in the western Thar desert and some northern states of India. Guru Jambeshwara, who was born to a Rajput family, this community traced their origin to the teachings of the Guru. And yes, ये जो गुरु जाम्बेश्वर हैं, गुरु जाम्बेश्वर वॉज born to a Rajput family in Rajasthan only. This community, they strictly forbid the harming of trees and animals. वही मैं बात कर रही हूँ कि they believe in protecting the environment and they are inspired from women from their community who try to protect the grove of the khejri trees. ये जो khejri trees हैं, they are considered sacred trees in Rajasthan and इनका significance बहुत है. They play a very vital role in preserving the ecosystem of the arid and semi-arid regions. इनका जो fruit है is used to make very popular local dish sangri. It is a nitrogen fixing tree जो कि soil की fertility को enhance करता है. And the bark of this tree is used medicinally for a range of ailments. तो
बेसिकली इसका अपना एक सिग्निफिकेंस भी है एंड द लीव्स हैव वेरी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो ये था इन ट्रीज के बारे में भी। अब चलते हैं आपके अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। क्या कहता है वो टॉपिक, इसको पढ़ो और फिर। रिसेंटली inclement weather conditions including unusual rise in mercury in February and untimely spells of widespread rains, gusty winds, haze during the March under the influence of western disturbances in key wheat producing states have left farmers worried about a potential drop in the yield output and quality of वीट। मतलब यहाँ से इतना बड़ा जो कॉन्टेक्स्ट है उससे ही समझ आ जाना चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, अभी आप चीज़ें ज्योग्राफी की ऐसी होती है ना जो आप अपने आसपास ही देखते हो, आप लिंक कर पाते हो। द वन हु आर इन नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया, उनको पता है कि इस टाइम पे कैसा वेदर कंडीशंस चल रही हैं, है ना, बारिश हो रही है, गस्टी विंड्स, हेल्स। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ही पता होगा या बात, मतलब जिनका दिमाग चलेगा कि अच्छा ठीक है हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आपको आज ये पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, ऑब्वियसली आई टेल यू, बट आप खुद से भी जाके पढ़ोगे तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रही बात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, जस्ट गिव मी अ मिनट। या पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं? दीज आर द स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन सी। वो मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी, दे ओरिजिनेट देयर एंड दे ब्रिंग नॉन मॉनसूनल रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राइट? एंड दे आर लेबल्ड एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो ये ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी में, देयर ओरिजिनेशन इज देयर एंड इट इज़ एन एरिया ऑफ लो प्रेशर दैट ब्रिंग्स सडन शॉवर्स, स्नो एंड फोग इन द नॉर्थ वेस्ट India, right? So they are labeled as an extra tropical storm originating in the Mediterranean, and they arrive with the rain and snow in Pakistan and the northern India, thereby obviously it is important for the development. जो western disturbances हैं, they brings winter and pre-monsoon rain and it is important for the development of rabi crops in the northern subcontinent. लेकिन वही है ना, these western disturbances are not always the harbingers of good weather. Extreme weather events, floods, landslide, dust storms, cold waves, killing people, destroying infrastructure, impacting the livelihood, ये सब कुछ भी होता है इसी के साथ साथ। और अभी जब हम रबी क्रॉप की बात करते हैं, अभी मैं आपसे जब रबी क्रॉप की बात कर रही हूँ और अभी 14 अप्रैल की बात कर रही हूँ, अभी क्या होता है 14 अप्रैल को? आप खुद बताना 14 अप्रैल को क्या होता है, 14 अप्रैल की क्या सिग्निफिकेंस है, राइट? तो यहाँ पर जब हार्वेस्टिंग हो रही है इस टाइम पे, रबी क्रॉप क्या है? रबी क्रॉप, वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। विंटर क्रॉप्स होती हैं, अक्टूबर और नवंबर में वीट जो है वो सो होती है, और फिर इस टाइम पे बैसाखी जो सेलिब्रेट होती है एज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, राइट? सो दे आर हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पर जो एस्टिमेट लगाया गया कि इंडिया की वीट प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर ईयर, जो यूनियन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया, दैट वाज 112 मिलियन टन्स। लेकिन ड्यू टू दिस रिपोर्टेड रेन, these stormy winds, it could be detrimental to the crop health and harvesting stage पे obviously it would impact. You will see water logging in the fields, crop flattening, जहाँ पर अभी हार्वेस्ट करने का टाइम आ रहा है वहीं पर क्रॉप डैमेज हो सकती है, and it may lead to the damage to the ready to harvest wheat crop. wheat क्या है? एक रबी क्रॉप है ना? तो यहाँ पर इंडिया की जो वीट प्रोडक्शन, जो यूनियन गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, दैट इज 112 MT, और वहीं पर बिकॉज ऑफ दीज अनटाइमली रेन्स, इंडियाज वीट प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर ईयर इज लाइकली टू बी 102.9 MT, मिलियन टन्स। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप खुद सोचो। प्रोडक्शन कम हुई, प्राइसेस हाइक हो सकते हैं, बिल्कुल। सो इफ इंडियाज wheat production drops below the government estimate, it might lead to hike in the prices of wheat and wheat based products in the domestic market, right? अब रही बात wheat के बारे में जानने की, तो राइस के बाद इट इज अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप।
मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। एक रबी क्रॉप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए ये गंगा सतलुज प्लेन्स और जो ब्लैक सॉइल रीजन है वहाँ पर दिस इज द सॉइल, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल, जो कि रिक्वायर्ड रहती है फॉर वीट। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए फॉर सोइंग टाइम, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे अभी करंटली जैसे 21 to 26 डिग्री सेल्सियस, ब्राइट सनलाइट, यही चल रहा है। रेनफॉल अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। और टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। 2020 में यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। हम लोग सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, बिल्कुल पूछ सकती है। मतलब इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और टफ भी होते हैं क्वेश्चंस, तो एक ब्लेंड होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए और आपसे पूछा है कि मतलब यूपीएससी ने पूछा है विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। हमें पता है वीट नहीं है, राइट। बाकी कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आर दे दी खरीफ क्रॉप्स? बिल्कुल। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। इसका मतलब आपको एक आइडली ये पता होना चाहिए रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। यूपीएससी ने सवाल पूछा है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। सब करियर के पीछे भाग रहे हैं, सबको अपना करियर बनाना है, अच्छी बात भी है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जो एक जॉब सीकर है, जिसको जॉब चाहिए, और एक जॉब प्रोवाइडर है, वो मिल नहीं पा रहे हैं, वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अलग अलग, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई किसी को ढूंढ रहा है। ज़रूरत दोनों को एक दूसरे की है, लेकिन वो दोनों को मिलाना किसका काम है? वो यहाँ पर shaadi.com का काम नहीं है, वो यहाँ पर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का काम है। सो बेसिकली इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी अच्छे से। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जो है, इट वॉज इन न्यूज़, सो इट इज़ वन ऑफ द मिशन, करियर सर्विस इज़ वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर द ई-गवर्नेंस प्लान। वैसे तो स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चली हुई है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात भी है कि जब हम अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करते हैं, जब हम अटल इनोवेशन मिशन की बात करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना कि राइट फ्रॉम द स्कूल्स वो इनोवेटिव माइंडसेट को नर्चर किया जाए, है ना। तो वो जो इनोवेटिव माइंडसेट है, वो आगे जाकर दे विल नॉट बी अ जॉब सीकर, दे विल रेदर बी अ जॉब प्रोवाइडर। तो आज के टाइम पे यू शुड बी अ जॉब प्रोवाइडर रेदर देन अ जॉब सीकर, द वन हु कैन टेक द मैक्सिमम रिस्क। उसी की ही बात है जॉब, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के उस स्टेज पे खड़े हो। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो गैप को ब्रिज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस पोर्टल एंड दिस नेशनल करियर सर्विस दैट वाज लॉन्च्ड इन 2015, इट वर्क्स टुवर्ड्स bridging the gap between the job seekers and employers, candidates seeking training and career guidance, agencies providing training and career counseling। मतलब कोई प्रोवाइड भी कर रहा है, किसी को चाहिए भी है, सो बस उस गैप को ब्रिज करना है, जो कि ये ब्रिज करता है। It provides a host of career-related services, dynamic job matching, career counseling, job notifications, internships, vocational guidance, and information on the skill development courses। तो ये सब कुछ, and it is being implemented by Directorate General of Employment, Ministry of Labor and Employment के अंदर, ठीक है। The focus areas for the National Career Service Platform are listed below: enhancing the career and employment opportunities, counseling and guidance for the career development, focusing on a decent employment, enhancing female labor force participation, encouraging entrepreneurial endeavors। तो ये हैं focus areas of National Career Service Platform, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट इन न्यूज़ इज कमचाटका पेनिनसुला। आप इसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं वो तो आई डोंट नो, बट बात यह है कि ये न्यूज़ के अंदर है। एंड वॉल्केनो इरप्टेड रिसेंटली ऑन द रशियाज फार ईस्टर्न ऑफ दिस कमचाटका पेनिनसुला। कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए। अब वॉल्केनो टर्म न्यूज़ में आ गया है, तो आज आप वॉल्केनोज के बारे में पढ़ोगे, रबी खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ोगे, और बिना मैप प्रैक्टिस के तो बात बनेगी ही नहीं, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस आर्टिकल दैट टॉक्स अबाउट कमचाटका पेनिनसुला। ये आप देख रहे हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। लोकेटेड इन द फार ईस्टर्न रशिया बिटवीन द सी ऑफ Okhotsk and
ऑन द वेस्ट एंड द पैसिफिक ओशन एंड द बेरिंग सी ऑन द ईस्ट। थोड़ा मैप को जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, जिस सी की हम बात कर रहे हैं, सी ऑफ ओखोत्सक, और ये है बेरिंग सी, ये है कमचाटका पेनिनसुला, ठीक है। ऊपर है ईस्ट साइबेरियन सी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इधर फिर नीचे आ जाओ थोड़ा सा तो सी ऑफ जापान हो गया, ईस्ट चाइना सी, इधर जापान है, राइट। रशिया से बॉर्डर किस किस का लगता है वो भी पता होना चाहिए। ऊपर और जो भी सी हैं वो देख लो, इधर कजाकिस्तान है, इधर मंगोलिया है, मंगोलिया के नीचे चाइना। तो बॉर्डर एरिया जो हैं आपको मालूम होने चाहिए। अब रही बात, यही तो बोल रही हूँ, जितना आप खुद से एक बार एटलस खोलोगे 4 चीज़ें आपको और नज़र आएंगी, और ये करंट अफेयर्स में वन और दी अदर थिंग रिपीट होती ही रहती है। तो इसीलिए मेक श्योर कि जो जिस दिन है वो उस दिन कवर हो जाए। अब रही बात और इसके बारे में जानने की, सो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंसंट्रेटेड एरियाज ऑफ जियोथर्मल एक्टिविटी। It is about 1200 kilometer long north-south and about 420 kilometer across at its widest. 3,70,000 square kilometer का एरिया है, about the size of New Zealand. It is one of the largest peninsula in the world. तो मैंने आपको ये मैप में दिखा दिया है। About 3 lakh people live there. Population density is one of the lowest here in the world. अच्छा, इसकी कैपिटल अगर कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना। यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है? Severe, prolonged cold and snowy winters and wet cool summers भी हैं। The Kuril Island chain runs from the southern tip of the peninsula to the short distance from Japan's Hokkaido Island, right? तो ये है इस पेनिनसुला के बारे में आज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की डिस्कशन। उसको शुरू करते हैं, जो कि बात कर रहा है कॉरपोरेट पावर एंड इंडियन इन्फ्लेशन की। सो यहाँ पर आई थिंक सबको एक ओवरऑल, मतलब व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, ये तो सबको ही पता है ना इन्फ्लेशन क्या है। आप देखो आज सब्जियों के जो फूड मतलब दाम बढ़ गए हैं, भाव बढ़ गए हैं, राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज, कॉमन यूज, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इन सब के जब दाम बढ़ जाएं, प्राइस इन प्राइसेस हो, वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन बेसिकली उसी का ही ऑपोजिट डिफ्लेशन भी है, ये तो सबको भी पता है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें सो इट इज़ मेजर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये भी सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्फ्लेशन इज प्राइमरीली मेजर्ड बाय 2 इंडाइसेस, CPI होता है एंड WPI। CPI और WPI, मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक रिविजन सी हो जाए। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल प्राइस चेंजेस को मेजर करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो रिटेल लेवल पे, जैसे जो आप इंक्लूडिंग टैक्सेस आप पे करके आते हो, कुछ खरीदते हो, तो दैट इज रिटेल लेवल पे जो प्राइस चेंजेस हो रहे हैं वो CPI के अंदर आते हैं, राइट। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको इम्पैक्ट करती हैं, और RBI का हमेशा एक टारगेट रहा है, दैट इज टू अचीव CPI इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%, मतलब 2% से लेके 6% तक के बीच में होनी चाहिए, राइट। अभी हमने देखा है कोविड-19 हुआ, बहुत सा इम्पैक्ट पड़ा, और अभी महंगाई जो है बहुत बढ़ भी गई है। सो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना, दैट इज लिंकिंग कॉरपोरेट पावर एंड इंडियन इन्फ्लेशन। कॉरपोरेट पावर में मतलब बिग 5 एक टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आर्टिकल में बार बार जो बोली जा रही है। बिग 5 मतलब जैसे कि टाटा, अडानीज, अंबानीज, राइट। सो जो कॉरपोरेट पावर है ना, वो उसका लिंक इंडियन इन्फ्लेशन के साथ किया गया, और यहाँ पर ऑथर का क्या कहना है वो भी समझने की बात है, मतलब वो इसके आर्ग्यूमेंट में क्या अपने पॉइंट्स रख रहे हैं वो जानना है। ये पूरा आर्टिकल जो है, जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रहे हैं RBI के विरल आचार्य जी, reported to have observed that, देखो, unlike in the West where it is abated with the COVID-19, core inflation remains elevated in India. This he ascribes to the pricing power of 5 big corporates. मतलब ये ही इस आर्टिकल के पीछे की सारी बात है जो कि रिवॉल्व करेगी। ये बात ये है कि जस्ट अ मिनट, जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं RBI के, वो ये कहना चाहते हैं कि वेस्ट में जब कोविड आया और अभी कोविड के सिम्टम्स जो हैं वो वहाँ चले गए, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल पे है। यहाँ पर कोविड तो ठीक है चलो चला गया, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं गई, इन्फ्लेशन अभी भी वही बरकरार है। अनलाइक इन द वेस्ट, यहाँ वैसी वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर
कोर इन्फ्लेशन स्टिल रिमेन्स एलिवेटेड इन इंडिया, और ये बोलते हैं, ये मतलब जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, दैट ही प्रिस्क्राइब्स इट टू द की आज ये इसलिए है बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग पावर जो हाथ में है ऑफ टू दिस 5 बिग कॉर्पोरेट्स, बिग 5. सो बिग 5 जो हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया दिया, इनके हाथ में दे हैव दिस परचेजिंग प्राइसिंग पावर. तो लेकिन ऑथर का यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है स्टेटमेंट के कि ऐसा नहीं है, हकीकत वो मतलब वो इसके इनके बिहाफ पे स्टेटमेंट के बारे में जो वो अपने पॉइंट्स रखते हैं वो क्या है उसको समझेंगे. अभी रिसेंटली अगर आपने हिंदू में भी एक आर्टिकल देखा हो रिटेल इन्फ्लेशन का, आप उसको लिंक कर सकते हो, दैट इट स्लिप्स बिलो 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. अब यहाँ पर ना एक टर्म पूरे आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी, दैट इज कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन क्या है? जैसे मैंने आपको जो भी जैसे इन्फ्लेशन में सीपीआई में जो भी कॉमोडिटीज हम इंक्लूड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, राइट. जब आप इसमें से फूड और फ्यूल प्राइसेस को बाहर निकाल दो, सो कोर इन्फ्लेशन इज ऑल कॉमोडिटी इन्फ्लेशन स्ट्राइप्ड ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस. फूड और फ्यूल प्राइसेस को बाहर निकाल दो, स्ट्राइप्ड ऑफ, और उसके बाद दैट इज लेफ्ट जो भी आता है दैट इज ऑल कॉमोडिटी इन्फ्लेशन. मतलब ये क्या है ना, ये स्टेबिलिटी नहीं है. आज प्राइस कैसा है, आज प्राइस कैसा है फूड का, राइट, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं. अगर इनको बाहर निकालने के बाद भी अगर कोर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये फिर चिंताजनक की बात हो जाती है, राइट. तो इसके बिहाफ पे जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, अब आई थिंक आपको एक बैकग्राउंड क्लियर हो गया है कि आर्टिकल क्या कहना चाहता है, आर्टिकल का बेसिक मतलब सेंस क्या है. अब उसको जितने भी इसमें टर्म्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं. नाउ यू विल बी एबल टू लिंक इट. अब इसको समझ पाओगे आप अच्छे से. तो जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं डिप्टी, मतलब वैसे ना जैसे वार्तालाप होती है ना वैसे चल रहा है. सो द डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, मैं ऐसे ही बोलूंगी, आचार्य जी. सो उनके हिसाब से उनका ये कहना था, अ डाइवर्जेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट न्यू. मतलब मैंने आपको बताया कि उन्होंने यही बोला कि वेस्ट में कोविड भी चला गया और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, स्टिल इन्फ्लेशन मतलब चल रही है. तो ऑथर का ये कहना है कि ये इन्फ्लेशन रेट इंडिया और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होना ये कोई नई बात नहीं है. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था 2008 में, उसमें भी हमने देखा था जो सिचुएशन इंडिया के अंदर होती है, कभी होता है कि वेस्ट में वैसी नहीं है. इंडियन इन्फ्लेशन सर्ज रीचिंग हायर देन इट्स एपिसेंटर, राइट. सो यहाँ पर जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है. कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं होती, वी आर स्टिल बेटर देन द अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो, और यूएस यूके की बात भी रखी लें तो. और कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर कम होती है, और कभी कभार वहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है. सो ये जो डाइवर्जेंस है बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये नया नहीं है. और रही बात, एक और पॉइंट उन्होंने लिखा, food price inflation tends to feed into the core inflation. As food price inflation tends to feed into the core inflation, it would be hasty to conclude that Indian inflation is higher than in the West today due to corporate pricing power. उनका ये कहना है कि फूड प्राइसिंग इन्फ्लेशन, आज फूड प्राइसिंग इन्फ्लेशन जो है इट फीड्स इनटू द कोर इन्फ्लेशन. फूड के दाम बढ़ते हैं, फ्यूल के दाम बढ़ते हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं ये जो है ये कोर इन्फ्लेशन को फीड करता है. एंड इट वुड बी हैस्टी टू कंक्लूड कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है देन द वेस्ट, क्योंकि कॉरपोरेट प्राइसिंग पावर की वजह से, कॉरपोरेट प्राइसिंग पावर की वजह से नहीं है, रेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ जो फूड प्राइसिंग इन्फ्लेशन है दैट टेंड्स टू फीड इनटू दी कोर इन्फ्लेशन. जब मैंने बात करी ना कि आचार्य जी कह रहे हैं कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ रहा है. कोर इन्फ्लेशन में आपने फूड को निकाल दिया, लेकिन ऑथर का कहना है कि कॉरपोरेट प्राइसिंग पावर नहीं, यहाँ पर फूड प्राइसिंग इन्फ्लेशन, जो फूड के दाम जो आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं, दैट टेंड्स टू फीड इनटू द कोर इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है. उसके बाद और भी आर्ग्यूमेंट्स आए कि अब बात करें, चाहे जब आप होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को
CPI के साथ कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर। मतलब ऐसा भी टाइम आया है कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो WPI है वो एक अलग ही नंबर पे घूम रहा था 10-12%, और CPI जो था दैट वाज नॉट दैट हाई। सो wholesale price inflation has eased very considerably in the 6 months. It is true, preceding the March CPI inflation was not. लेकिन ये mismatch जो है that is also basically it is not new. WP and CP inflation is not new. To compare, मतलब ऑथर का कहना है कि अगर आप होलसेल प्राइस को कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ये तो वही बात हो गई कि जैसे आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हो, दे बोथ कैन नॉट बी कंपेयर्ड, राइट? सो इट इज़ अ मिसमैच अकॉर्डिंग टू द ऑथर। और जैसे उन्होंने बताया कि जो कॉमोडिटी बास्केट है ऑफ द कंज्यूमर प्राइस, इट इंक्लूड्स आइटम्स लाइक हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रिक्रिएशन, पर्सनल हेल्थ केयर, राइट, विच नेचुरली डू नॉट एंटर द होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसी के साथ साथ और भी पॉइंट्स दिए गए यहाँ पर। और क्या पॉइंट्स हैं? थर्ड पॉइंट इज एट्रीब्यूटिंग एलिवेटेड कोर इन्फ्लेशन इन कंज्यूमर प्राइसेस as whole prices fall to the pricing power of Big Five assumes that these conglomerates have a high presence in retail trade. On balance, one would expect their presence is greater in the manufacturing and infrastructure sector than in retail. ऑथर ये कहते हैं कि ये जो कोर इन्फ्लेशन जो आप बात कर रहे हो दैट इज बीइंग एलिवेटेड एंड यू आर एज्यूमिंग कि ये बिग फाइव की वजह से है, बिकॉज उनके पास जो प्राइसिंग पावर है उसकी वजह से है, ये उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि उनका जो है रिटेल ट्रेड पे ज़्यादा हाई प्रेजेंस है ही नहीं। आप बात को समझ रहे हो? जो बिग फाइव की हम बात कर रहे हैं, ऑथर कह रहा है कि जो बिग फाइव का प्रेजेंस है इट इज़ नॉट much in the retail trade, rather it is greater in the manufacturing and infrastructure sector than in the retail. So it may be noted that their presence in the economy itself may not be so high. तो ऑथर का ये कहना है कि जो बिग फाइव जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन रिटेल ट्रेड में जो कि बढ़ रही है इस टाइम पे उसमें तो उनका इतना प्रेजेंस है ही नहीं। Over 75% of the direct contribution to inflation is by the sectors in which the big five are unlikely to be represented in a big way. जो 75% से ज़्यादा जो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन के अंदर है, जिन सेक्टर्स का है कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन में, वहाँ तो बिग फाइव आर अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड. The contribution of food products alone being close to 50% in the most time periods. तो क्लियरली वो ये बोल रहे हैं कि ये जो आज हम देख रहे हैं महंगाई और जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इट इज़ द राइजिंग प्राइस ऑफ फूड दैट इज़ ड्राइविंग द करंट इन्फ्लेशन इन इंडिया. तो करंट इन्फ्लेशन जो हो रही है उसको बढ़ाने वाला फूड में जो प्राइसेस, जो फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट. लेकिन जब इस आर्टिकल के आप एंड में देखोगे तो ऑथर का ये भी कहना है कि ठीक है, यहाँ पर जो बिग फाइव हैं उनका तो उसमें इतना रोल है ही नहीं, क्योंकि देयर प्रेजेंस इज नॉट देयर इन द रिटेल ट्रेड, वो तो रेदर देयर प्रेजेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. फूड का रोल उन्होंने दिखाया कि फूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से आज इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेदर देन द प्राइसिंग पावर ऑफ बिग फाइव. None of this is to suggest that corporate pricing power does not exist or that it is not relevant for inflation. लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कॉरपोरेट प्राइसिंग पावर एग्जिस्ट नहीं करती या इसका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है. सवाल ये है कि किस एक्सटेंट तक. क्वेश्चन इज द एक्सटेंट टू विच द कॉरपोरेट पावर इज ड्राइविंग द ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द इंडिया करंटली बियॉन्ड इट्स ऑब्वियस रोल इन एलिवेटिंग द प्राइस लेवल. वही बात हो गई ना कि उनका मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वी कैन से टू सम एक्सटेंट, लेकिन टू वट एक्सटेंट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब उसके बाद उनका ये कहना है, इन थ्योरी कॉर्पोरेट्स कैन ड्राइव इन्फ्लेशन इफ कंसंट्रेशन राइजेस कॉन्टिन्यूसली एंड इफ दे कम टू डोमिनेट द इकोनॉमी, इन दिस केस रिटेल ट्रेड. तो उनका ये बोलना है कि यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट्स की बात करी जाए, अगर बिग फाइव की बात करी जाए, वो इन्फ्लेशन को ड्राइव तब कर पाएंगे इफ दे कम टू डोमिनेट दी इकोनॉमी. अगर वो इकोनॉमी को डोमिनेट करें, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाए. और अभी हम यहाँ रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो रिटेल ट्रेड में, लेकिन अभी ऐसा है नहीं. वी हैव नॉट रीच्ड देयर येट इन इंडिया. It is implied by the fact that the sectors in which big five are most
अकाउंटेड फॉर लेस देन 25% ऑफ द CPI। जो बिग 5 अभी ऐसा है नहीं। पहली बात तो पहले तो ऑब्वियसली उनकी दो बातें हैं। एक ये बात है कि इफ़ दे डोमिनेट इन दिस इकोनॉमी, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन राइज करती रही कॉन्टिन्यूसली, सो कॉर्पोरेट्स कैन ड्राइव द इन्फ्लेशन रिटेल ट्रेड में, लेकिन अभी कोई ऐसी उनकी प्रेजेंस है ही नहीं, राइट। पहली बात। दूसरी बात, बिग 5 जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट अकाउंट्स फॉर लेस देन 25% ऑफ द CPI। वी हैव नॉट रीच देयर येट इन इंडिया। और वो ये बोल रहे हैं इट इज क्यों, इसके पीछे आप कैसे बोल सकते हो कि वी हैव नॉट रीच देयर येट इन इंडिया? क्योंकि the sectors in which big 5 represent that accounts for less than 25% of CPI, but हाँ, industrial concentration is most likely rising in India and the consequences इसके में it is not for more than just price, मतलब the consequences matter for more than just prices, कि अगर concentration या कोई dominate करेगा तो वहाँ पर उसके consequences सिर्फ prices पे नहीं होंगे, वो prices से भी आगे भी बहुत अलग और भी बातें हैं, right? So ये ऑथर का कहना है। यहाँ पर आपका क्या कहना है? आप क्या सजेस्ट करते हो? आपका क्या विचार है? व्हाट इन योर ओपिनियन? ये पूरे आर्टिकल को समझने के बाद आपका ओपिनियन जो है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। व्हाट आर दी चैलेंजेस इन टैकलिंग दिस इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन? आप क्या वे फॉरवर्ड में सजेस्ट करोगे? सो डू कमेंट इट इन द चैट सेक्शन, राइट। और इसी के साथ साथ जो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, कुछ होमवर्क कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, जो मेंशन किया जा सकता है। कुछ ऐसा होमवर्क है जो आपको खुद से ही करना है। सो मेक श्योर कि आपके पास आप एक हैबिट डाल लें कि आप इसको रेगुलरली बेसिकली अपने होमवर्क को करें। जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं उनको प्लीज़ पढ़ना ज़रूर। और ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था दैट माइट हेल्प यू, और एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था जिसको कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो इसी के साथ दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड डू शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एवरीवन। गुड लक, good wishes. Thank you.